हेलो, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम। साथियों, इस देश में बहुत संघर्ष हो रहे हैं। हर बिंदु पर हर व्यक्ति या हर लीडर अपने अपने तरीके से संघर्ष कर रहा है। आज हमने माननीय नसीमुद्दीन जी का बयान पढ़ा। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान कांग्रेस में पहले की तरह आ जाए तो इस देश में भारतीय जनता पार्टी की 2 सीट ही मिल पाएगी। लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि मुसलमान कांग्रेस से अलग क्यों हुआ है? आखिर क्या कारण थे? मुसलमान ही अकेले नहीं आ जाए, दलित है, पिछड़ा में जो कमजोर तबका है, ये सारे लोगों को एक साथ होना पड़ेगा। तो कांग्रेस की बात क्यों करते हो? कांग्रेस की पहले अपनी पॉलिसी को तो ठीक करे। कांग्रेस जो गुनाह किया है वो उसी कारण से इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस ने ही जो व्यवस्था मानव के खिलाफ है, जिसे हिंदुत्व कहें या मनवादी व्यवस्था कहें या आरएसएस की सोच कहें, आरएसएस को कहें, तो इनको सबको जो है बढ़ाने का काम कांग्रेस की सरकार रही है, उसी के द्वारा हुआ है। और छोटे छोटे जो पार्टियां हैं वो भी इससे अछूती नहीं रही है। आज देश में अगर भारतीय जनता पार्टी है और उन विकृतियों के तहत है और देश के मानव हिंसक के रूप में काम कर रही है, देश में अगर इस तरह की व्यवस्था है तो उसको खत्म करने की आवाज किसी पार्टी और किसी समुदाय में, किसी संगठन में नहीं बन पाई है। क्योंकि वो विकृत समाज है तो उन विकृतियों के तहत अपना अपना आधार बनाकर इस देश में सरकार बनाना चाहते हैं और अपने अधिकार के लिए केवल लड़ रहे हैं, अपनी से ऊंचाई को प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी श्रेष्ठता को बनाना चाहते हैं। वो इस देश में सबसे वरिष्ठ होकर, सबसे ऊपर आकर इस देश को चलाना चाहते हैं। आज ये स्थिति है पूरे देश में। अगर यही कांग्रेस जो सरकार में आज लोग हैं, पहले जब सरकार आपकी थी तो उनके अपराधों की उनकी जांच क्यों नहीं हुई? अगर जांच करते तो जो सरकार में बैठे लोग हैं, जो सरकार चला रहे हैं, वो लोग या तो जेल के अंदर होते या उनका अब तक नस्ते नाबूद हो गया होता। पहले इन पर विचार करिए ना। आज मुसलमान कांग्रेस में लाना चाहते हो तो मुसलमान कांग्रेस में आएगा, लेकिन लाने के लिए उसे उन पॉलिसी को अख्तियार करो। आज मैं भी इंडियन नेशनल लीग में के साथ हूं, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूं और मैं वहां लोगों को नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं, नहीं जोड़ पा रहा हूं, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर उस नेतृत्व की एक कंपटीशन आ गया है और हर व्यक्ति उस ऊंचाई को छूना चाहता है, लेकिन उसके कार्यों को नहीं करना चाहता है, उसके आधारों को नहीं लाना चाहता है। जैसे इस देश में अगर विभिन्नताएं थी, देश में हर धर्म, तमाम धर्म और तमाम जातियों में बटा हुआ था, और जातियों में नहीं, भाषाओं में बटा था, भाषाओं में बटा है। आज क्षेत्रीय आधार थे, आज उसके शादी संबंधों आदि में भी बटा हुआ था, उनके अलग अलग तरीके हैं, ढंग है करने के। तो इस तमाम तरह के जो विभिन्नताओं में समाज है भारत का, लेकिन इसके बावजूद भी भारत की सरकार
बनती है तो लोकतंत्र से बनती है, जिसमें सभी का विश्वास होता है कि सरकार हमारी है। हालांकि सरकार में पहुंचने के बाद उस लोकतंत्र के सिस्टम को, जो वो लोकतंत्र जो है प्रतिनिधित्व से बना है, उस प्रतिनिधित्व को खारिज कर देते हैं और वो अलग अलग सेक्टरों से खारिज करते हैं। चूंकि इस देश में, इस लोकतंत्र में 3 ऐसी व्यवस्थाएं हैं खास, और उस एक चौथी व्यवस्था है जिसे अब इस देश को 4 पिलर पर कहते खड़ा है। एक तो विधायिका है, एक दूसरी है प्रशासन है, तीसरी है न्यायालय है, चौथा है जो मीडिया। आज ये चारों जो स्तंभ हैं, ये सभी में विकृतियों का आधार बन गया है। आज न्यायालय उस व्यवस्था के तहत, अगर सबका देश है, अगर हम सब लोग मिलकर सरकार बनाते हैं, सब लोग मिलकर देश चलाने का काम करते हैं, तो फिर सबके साथ उसी सिद्धांत से बराबरी के आधार पर निर्णय होने चाहिए। उसके जात के और धर्म के आधार पर निर्णय नहीं होने चाहिए, लेकिन नहीं होते हैं क्योंकि विकृतियां हैं, विकृतियों को लाया है। तो विकृतियों, उसी तरीके से प्रशासन जो काम करता है, जो कानून बनवाने का बात अधिकार है, तो वो भी उसी विकृतियों के आधार है, जो अपने अपने आधार पर। तब अभी आपने देखा एक लॉकडाउन में, पिछले लॉकडाउन में, चाहे इस लॉकडाउन में, जो जात के आधार पर लोगों को जो सरेआम रोडों पर पीटा गया है, जो लोगों को मारते मारते, अभी उन्नाव में, बांगरमऊ में अभी फैसल की जो पुलिस के लोगों ने एक सब्जी वाले को पीट पीट कर मार दिया। तो इस तरह की व्यवस्था है, तो उसमें वो विकृत लोग रहे होंगे, जो उस पुलिस प्रशासन में जो विकृत लोग पहुंच गए हैं, जो विकृत लोग हैं, उनके अंदर कोई कंट्रोल नहीं है, वो जाति और धर्म के आधार पर जो काम कर रहे हैं। तो इसे कौन रोकेगा? इसे रोकने के लिए आपको उस लोकतंत्र सिस्टम को लागू करना होगा और उन मुद्दों को सामने लाना होगा कि यह देश सबका है, तो सबकी हिस्सेदारी हर स्तर पर होनी चाहिए। उसको लागू करने के लिए पहले आप उस ताकत बनाइए। ताकत के लिए कांग्रेस ये बात क्यों नहीं कहती है कि इस देश में जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी? यह देश सबका है तो सबका, ठीक है, उसमें कंपटीशन रहना चाहिए, प्रतिस्पर्धा रहनी चाहिए, लेकिन यह देश प्रतिनिधित्व के आधार पर ही चलेगा। अगर यह देश में आज वो आरक्षण की जो व्यवस्था दिया था प्रतिनिधित्व के लिए, तो उस आरक्षण को खत्म करने के लिए इस देश में वो निजीकरण में भेज दे रहे हैं, सारे विभागों को भेज दिया, रेलवे जैसे विभाग को भेज दिया, LIC है, एयरपोर्ट है, इस तरह तमाम सेक्टरों को जो है बेच दिया और बेच रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं, सरकार कह रही है, माननीय प्रधानमंत्री वर्तमान में वो कह रहे हैं कि विकास का रास्ता निजीकरण में है, ये रास्ता दे रहे हैं। तो आप इसके जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आप ये सरकार जो बनाना चाहते हैं, जो इस देश में भाजपा को खत्म करना चाहते हैं, तो भाजपा को खत्म करने के लिए उस पब्लिक में अटैचमेंट मुद्दे क्यों नहीं लाते हो? आज राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन इसीलिए आंदोलन चल रहा है कि हर स्तर पर भागीदारी होनी चाहिए, और हर स्तर पर भागीदारी के लिए ये संघर्ष होगा। और इस देश में तमाम लोग जो खड़े हो रहे हैं भागीदारी के लिए, अपने अधिकार के लिए, उन लोगों का हम लोग स्वागत करते हैं और उनके साथ मिलकर हम लोग इस रास्ते को बना रहा हूं। पार्टी किसी भी सरकार बने, किसी भी पार्टी बने, लेकिन भागीदारी के सिद्धांत पर सरकार बननी चाहिए। भागीदारी वो नेता, वही जनता के ये अंदर ये आवाज जानी चाहिए कि यह देश हमारा है, हमारे अधिकार हमको मिलने चाहिए। जो हमारे अधिकार देने के लिए तैयार होगा, अधिकार क्या है? सबसे पहले न्यूनतम स्टेज बांटा गया है कि भाई सबको नौकरी मिले, नौकरी नहीं मिल सकती तो रोजगार मिले, जिससे 15,000 रुपए कम से कम महीने में कमा सके। यह स्थिति पैदा करना है और इसे मानक के आधार पर होना चाहिए। और दूसरी बात, जो कंपटीशन क्या है, जो प्रतिस्पर्धा का है, आगे फिर इसके बाद हम आगे जो पद हैं, जो ऊपर के पद हैं, उसमें कंपटीशन होगा। आज शिक्षा मित्र इतने दिन से लड़ाई चल रही है, आशा बहू की लड़ाई चल रही है, आज रसोईया की लड़ाई चल रही है,
लेकिन आज तक न्यूनतम स्टेज भी नहीं पैदा किया। आज तक जो शिक्षा मित्र हैं उनको समान कार्य समान वेतन नहीं दिया गया। और ये लोग भी आज लोग अपने अपने अधिकार के लिए अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, अलग अलग संगठनों को अलग अलग खड़ा करके एक डिस्प्यूट पैदा कर रहे हैं देश में, समाज के अंदर। अगर इनको सब जो एक साथ बांध दिया जाए तो ये बहुत जल्द सबको अधिकार मिल जाएंगे। शिक्षा मित्र को समान कार्य समान वेतन अवश्य मिलेगा। उनको काम अगर लिया जा रहा है तो उनको वेतन देना बहुत आवश्यक है। इसी तरह से रसोइया को 1,500 रुपया दिया जाता है, उसको 15,000 रुपया कम से कम मिलना चाहिए। इसके बाद ये आशा बहू है तो आंगनवाड़ी है, इस तरह वो होमगार्ड है, ये संविदा पर रखे जाते हैं, वो कर्मी है। इस तरह तमाम जो सेक्टरों में जो काम कर रहे हैं, जो काम में है, जो कारपोरेशन बंद किए गए हैं, उन कारपोरेशनों को फिर से चलाना कि आखिर वो कारपोरेशन क्यों बंद किया गया है, किसके द्वारा हटाया। आज उन सेक्टरों को फिर से चलाना होगा, आज निजीकरण को खत्म करना होगा। तमाम विद्यालय खोले गए हैं जो प्राइवेटीकरण है, जो प्राइवेटीकरण को खत्म करके सरकार को अपने हैंडओवर करना होगा, उसके सरकार के मिलकर चलना होगा। इस तरह के सारे सेक्टरों को चलाना होगा। और सरकार जो कहती है कि सरकार का काम व्यापार करना नहीं है, सरकार का काम व्यापार का भी करना है, क्योंकि सबको रोजगार से जोड़ना है, सबको काम से जोड़ना है। इस देश को अगर विकास करना है तो ये सरकारीकरण से ही देश विकास कर सकता है। क्योंकि पिछले जो देखा गया है उस अनुभव को आप ज्ञान माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने जो कदम उठाए थे उन कदमों से बहुत फायदा मिला है। और कांग्रेस से ये कोई हमारा उनका विरोध नहीं है, लेकिन कांग्रेस से कहना चाहूंगा कि आप जो पब्लिक को चाहिए, जिन बिंदुओं पर पब्लिक चाहती है उस पर आप खड़े हो, उस पर बात करें, तभी इस देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। तभी इस देश में जो मानव हिंसक जो शक्ति है इसको कमजोर किया जा सकता है। तो मैं सभी से ये अपील करता हूं कि साथियों, राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के साथ खड़े होइए, आपको हर समस्या का समाधान मिलेगा। चाहे जिस तरह की समस्या का समाधान है वो समाधान होगा, वो मिलेगा। आप राष्ट्रीय भागीदारी के साथ आइए। राष्ट्रीय भागीदारी किसी भी पार्टी के आप सदस्य हो उससे कोई मतलब नहीं रखता है, केवल इस देश में रखता है कि सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो हर स्तर पर, और सबको रोजगार से, और सबके बच्चे को सही शिक्षा मिले जो इस देश के लिए समान शिक्षा का स्वरूप बांधे हो। और हर जो शिक्षा का जो केंद्र जो है महंगा कर दिया गया है, जो जिससे कि तमाम शिक्षार्थी पढ़ नहीं पाते हैं, उनको पढ़ने के लिए हमें एक तरह का फ्री शिक्षा का भी स्वरूप पैदा करना होगा। तो ये सबके लिए होना है, सबके लिए करना है। ये तभी होगा जब हम सभी लोग एक साथ खड़े होंगे, जब हमारी मैन पावर नेटवर्किंग इस देश में अगर पहल करते हो तो तमाम तरह के इस तरह के काम करते हो, लेकिन वो पैसे के लिए और सम्मान के लिए करते हो। लेकिन आप इस देश में पैसा और सम्मान तभी आपका सार्थक होगा, तभी जब इस देश में आपको समाज बड़ा बना दोगे। जब इस देश में समाज जब बड़ा बनेगा तो राजनीति आपकी होगी, जो आपका हर स्तर पर जब भागीदारी होगी तभी आप इस देश में बड़ा देश मजबूत बना सकते हो, तभी आप मजबूत हो सकते हो, तभी यह देश मजबूती पर खड़ा हो सकता है। यह देश सबका है, तभी सबको यह एहसास होगा कि देश हमारा है। इसलिए साथियों, राष्ट्रीय भागीदारी के साथ जुड़िए। राष्ट्रीय भागीदारी ही इस सिस्टम को आगे लाएगा, क्योंकि ये बाबा साहब से इस सिस्टम को जोड़ा गया है। जब बाबा साहब ने इस तमाम देश के तमाम विभिन्नताओं में बटे हुए देश को एक साथ करके लोकतंत्र के माध्यम से इस सरकार को बना दिया। इस देश की सरकार सबकी होती है, इसलिए उसी तरह से यह देश सबका बने, सबके इस देश में भागीदारी हो। धन्यवाद साथियों, जय भीम, जय भारत। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।